हेलो एवरीवन, हार्दिक अभिनंदन। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। नीट और मेडिकल रिलेटेड बहुत सारी एग्जामों में आए हुए बहुत सारे क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर हम डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। पॉइंट नंबर 1, गोल्डन पीरियड ऑफ एंजियोस्पर्म, सीनोजोइक इरा। इरा मतलब महाकल्प। सीनोजोइक इरा को आवृत बीजों का स्वर्णिम काल कहते हैं। पॉइंट नंबर 2, आवृत बीजों की लैंगिक संरचना पुष्प होती है। एक पुष्प के 4 प्रमुख भाग होते हैं: बाह्य दलपुंज कैलिक्स, दलपुंज कोरोला, पुमंग एंड्रोशियम, जायंग गाइनोशियम। बाह्य दलपुंज और दलपुंज कैलिक्स और कोरोला एसेसरी ऑर्गन होते हैं, यानी कि सहायक अंग होते हैं, और पुमंग और जायंग एसेंशियल ऑर्गन होते हैं, यानी कि ये आवश्यक अंग कहलाते हैं। पॉइंट नंबर 3, पुंकेसर स्टेमन। पुंकेसर को लघु बीजाणुपर्ण या माइक्रोस्पोरोफिल भी कहते हैं। नर जननांग का सबसे प्रमुख भाग पुंकेसर होता है। एक पुंकेसर के 3 प्रमुख भाग होते हैं। नंबर 1, परागकोश, परागकोश एंथर, यह पुंकेसर का स्टेमन का सबसे मेन पार्ट होता है। नंबर 2, योजी कनेक्टिव्स, इस भाग में संवहन ऊतक पाए जाते हैं। यह परागकोश और पुतंतु यानी फिलामेंट्स को जोड़ने का काम करता है। भाग नंबर 3, फिलामेंट, यह पुतंतु का समीपस्थ सिरा होता है। यह पुतंतु का समीपस्थ सिरा थैलेमस या पुष्पासन से जुड़ता है। यह नीट 2016 में आया हुआ एक प्रश्न है। क्वेश्चन यह था, पुतंतु का समीपस्थ सिरा किस भाग से जुड़ता है? आंसर थैलेमस से जुड़ता है। पॉइंट नंबर 4, पुंकेसर का सबसे प्रमुख भाग परागकोश होता है। परागकोश मेन और फर्टाइल पार्ट होता है। यह टेट्रास्पोरेंजिएट होता है, यानी कि इसमें 4 लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। 2 लोक्यूल इन ईच लोब, यानी कि एक द्विपालित परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानी माइक्रोस्पोरेंजियम होती है। अपवाद मालवेसी फैमिली, मोरिंगा, वुल्फिया प्लांट में एक पालित परागकोश पाया जाता है, यानी कि एक पाली में एक लोक्यूल होता है। परागकोश में एग्जाम में क्वेश्चंस जो बनते हैं वो इनकी स्ट्रक्चर्स पे बनते हैं। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, इन चित्रों को दे देते हैं और इस तरीके से रिमार्क कर देते हैं A, B, C, D, E, F, और आपको इनमें से बताना होता है ये पॉइंट कौन से हैं। तो देखते हैं। परागकोश की सबसे बाहरी संरचना होती है एपिडर्मिस, यानी कि अधिचर्म। इसके नीचे होता है एंडोथीसियम, यानी कि अंतस्त्वचा। इसके नीचे मध्य परत, मिडिल लेयर। सबसे प्रमुख भाग होता है टेपिटम। इसके नीचे होता है स्पोरोजीनस टिश्यू, यानी कि बीजाणुजन ऊतक। और एंडोथीसियम में जिस जगह पर अल्फा सेलुलोज के बैंड्स नहीं होते, इस भाग को स्टोमियम कहते हैं। स्टोमियम एक लाइन ऑफ डिफेंस है। यह नीट में पूछा हुआ प्रश्न है। इसको थोड़ा सा और डीपली स्ट्रक्चर के फॉर्म में लेते हैं। तो एपिडर्मिस जो है सबसे बाहरी परत होती है। इसके नीचे की सबसे प्रमुख परत होती है एंडोथीसियम। एंडोथीसियम में अल्फा सेलुलोज की रेशेदार पट्टियां पाई जाती है, जो हाइग्रोस्कोपिक नेचर देती है, यानी कि आर्द्रताग्राही प्रकृति। परागकोश स्वभाव में आर्द्रताग्राही होते हैं, यानी कि नम होते हैं, ह्यूमिड नेचर के होते हैं। ये जिस जगह पर एंडोथीसियम में ये अल्फा सेलुलोज की पट्टियां नहीं होती, इस जगह को अपन स्टोमियम कहते हैं। तीसरी परत होती है मध्य परत। मध्य परत शॉर्ट लिव्ड होती है, सबसे कम समय के लिए होती है। ये एक अल्पकालिक परत होती है। और सबसे प्रमुख भाग जो होता है, इसका सबसे प्रमुख भाग टेपिटम होता है। टेपिटम विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करता है। यह टेपिटम का एक प्रमुख काम होता है। अभी बताया सबसे अंदर टेपिटम के अंदर की तरफ स्पोरोजीनस टिश्यू, यानी कि बीजाणुजन ऊतक होते हैं। स्पोरोजीनस टिश्यू की एक कोशिका को PSC, प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल, यानी कि प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका कहते हैं, जो बाद में MMC यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल, लघु बीजाणु मात्र कोशिका में बदलती है। और एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन से 4 माइक्रोस्पोर यानी कि लघु बीजाणु बनते हैं। प्रमुख चीज इसके अंदर एंडोथीसियम है और सबसे प्रमुख भाग टेपिटम। यहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि यदि टेपिटम नष्ट हो जाए तो पराग कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यदि परागकणों के विकास से पूर्व टेपिटम अगर नष्ट हो जाता है तो ऐसे परागकण बंधे हो जाते हैं। इसे पॉलन स्टेरिलिटी, परागकण बंधेता कहते हैं।
टेपिटम की कोशिकाओं के बहुत सारे काम होते हैं। प्रमुख काम तो पोषण प्रदान करना है। इसके अलावा टेपिटम की कोशिकाएं कोशिका द्रव्य में विशेष प्रकार की कणिकाएं बनाती है। इनको प्रोयूबिश बॉडी कहते हैं। इस प्रोयूबिश बॉडी के चारों ओर जटिल पदार्थ स्पोरोपोलेनिन जमा हो जाते हैं। इसे यूबिश बॉडी कहते हैं। यूबिश बॉडी एक्साइन का निर्माण करती है जो पराग कणों की बाहरी परत होती है। पराग कणों का परिवर्धन यू स्पोरेंजिएट प्रकार का होता है, यानी एक से अधिक आर्की स्पोरियल सेल प्रसूतक कोशिकाओं से इसका निर्माण होता है। एक और पॉइंट, ये जो लघु बीजाणु जब बनते हैं तो चतुष्क के रूप में बनते हैं। लघु बीजाणु, इसे लघु बीजाणु चतुष्क यानी कि टेट्राड कहते हैं और इसकी भित्ति कैलोज नामक पदार्थ की बनी होती है। कैलोज एक पॉलीसेकेराइड होता है। पॉइंट नंबर 5, पॉलन ग्रेन यानी कि परागकण। परागकण में प्रमुख बात जो आती है वो है परागकण में 2 परतें हैं। सबसे बाहरी परत होती है एक्साइन। एक्साइन बाहरी परत है जो स्पोरोपोलेनिन एक वसी पदार्थ है, इसकी बनी होती है। स्पोरोपोलेनिन सबसे प्रमुख पदार्थ होता है। स्पोरोपोलेनिन की वजह से पराग कणों को जीवाश्म के रूप में लंबे समय तक संरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि स्पोरोपोलेनिन पराग कणों को भौतिक और जैविक अपघटनों से इसकी रक्षा करता है और पराग कणों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए पॉलन बैंक का यूज करते हैं। पॉलन बैंक में -196 डिग्री सेंटीग्रेड Ln2 लिक्विड नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। आंतरिक परत होती है इंटाइन पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है। पराग कणों की बाहरी परत पर जर्मपोर यानी कि जनन छिद्र पाए जाते हैं। जनन छिद्रों से पराग नलिका निकलती है और पराग नलिका कीमोटैक्टिक मूवमेंट दर्शाती है। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। कीमोटैक्टिक मूवमेंट यानी कि रसायनुचलनी गति, यह केमिकल्स के द्वारा गति करती है और जिस जगह पर जर्मपोर होते हैं वहां पर स्पोरोपोलेनिन नहीं होता। यह नीट में पूछा हुआ प्रश्न है। पराग कणों का संरक्षण -196 डिग्री सेंटीग्रेड लिक्विड नाइट्रोजन, द्रव नाइट्रोजन में करते हैं। इस क्रिया को क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। पराग कणों से संबंधित कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स बनते हैं, जैसे पॉइंट नंबर 1, एक बीजाणुधानी के सारे परागकण मिलकर एक समूह बनाते हैं। इस समूह को पॉलिनियम कहते हैं। इस पॉलिनियम को ट्रांसलेटर उपकरण भी कहते हैं। एग्जाम्पल कैलोट्रोपिस। पॉइंट नंबर 2, 6 से 8 या 64 परागकण जुड़कर एक छोटी इकाई बनाते हैं। इसे मैसुली कहते हैं। एग्जाम्पल माइमोसा छुईमुई, माइमोसा पुडिका। एक और पॉइंट, परागकण एलर्जी उत्पन्न करते हैं। परागकण जो एलर्जी उत्पन्न करते हैं उन्हें एलो एलर्जन कहते हैं। ये मनुष्य में और जंतुओं में सांस संबंधी बीमारियां, मनुष्य में विशेषकर श्वसन संबंधी रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे अस्थमा उत्पन्न कर सकते हैं, ब्रोंकाइटिस उत्पन्न कर सकते हैं, एम्फीसिएमा उत्पन्न कर सकते हैं। पार्थिनियम इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। पार्थिनियम बहुत ज्यादा एलर्जी पैदा करता है। परागकण जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में होते हैं। इससे पहले के थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा में परागकण जैसी चीज नहीं है। परागकणों की जीवन क्षमता, विएबिलिटी कुछ मिनट से कुछ महीने होती है। जैसे गेहूं, चावल, इनमें 3 से 4 महीने के लिए 30 से 40 मिनट, जैसे गेहूं, चावल, इनमें 30 से 40 मिनट का परागकणों का जीवन काल होता है। लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी स्कूल के पौधों में कई महीनों तक का इनका जीवन काल परागकणों का होता है। पॉइंट नंबर 6, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, नर युग्मकोद्भिद का विकास। ऐसी संरचना जो नर युग्मक बनाएगी उसे नर युग्मकोद्भिद कहेंगे। ऐसी संरचना पौधों में परागकण होती है। पॉलन ग्रेन, परागकण के केंद्रक में और केंद्रक और कोशिका द्रव्य में विभाजन होता है। इससे 2 कोशिकाएं बनती है। एक बनती है काई कोशिका, काई कोशिका बड़ी होती है। दूसरा है जनन कोशिका, यह छोटी होती है। जब परागकण में ये 2 कोशिकाएं होती है तो ये आंशिक परिपक्व नर युग्मकोद्भिद होता है। 60% एंजियोस्पर्म में परागकण इस द्विकोशिकीय और द्विकेंद्रिकीय अवस्था में ही परागकोश से मुक्त होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, 60% एंजियोस्पर्म में परागकण इस द्विकोशिकीय और द्विकेंद्रिकीय अवस्था में ही परागकोश से मुक्त होते हैं। जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन से 2 नर युग्मक बनते हैं। 40% एंजियोस्पर्म में इस 3 कोशिकीय अवस्था में परागकण परागकोश से मुक्त होते हैं। यह 3 कोशिकीय अवस्था ही परिपक्व नर युग्मकोद्भिद कहलाती है। इन 3 कोशिकाओं में 2 तो नर युग्मक और 1 कायिक केंद्रक कायिक कोशिका होती है। नर युग्मकोद्भिद के पूर्ण विकास में 1 अर्धसूत्री विभाजन और 1 समसूत्री विभाजन आवश्यक है। नर युग्मकोद्भिद में 2 स्पर्म सेल्स और 1 वेजिटेटिव सेल होती है। 2015 नीट में पूछा हुआ प्रश्न है। पॉइंट नंबर 7, मादा जन्नांग। मादा जन्नांग को जायंग कहते हैं। इसको गाइनोशियम कहते हैं, जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी एक इकाई अंडप या स्त्रीकेसर कहलाती है, कार्पल या पिस्टिल। अंडप या स्त्रीकेसर को गुरु बीजाणुपर्ण यानी कि मेगास्पोरोफिल कहते हैं। इसमें भी क्वेश्चन डायग्रामेटिक बनते हैं। आपको डायग्राम देके पूछ सकते हैं
कि ए कौन सा है, बी कौन सा है, सी कौन सा है, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो स्त्री केसर का सबसे ऊपरी भाग स्टिग्मा होता है, बीच वाला सबसे लंबा और पतला भाग स्टाइल यानी वर्तिका होती है, सबसे मुख्य भाग अंडाशय होता है और अंडाशय के अंदर ओव्यूल यानी कि बीजांड पाया जाता है, सबसे आधारी भाग थैलेमस होता है। अंडाशय का सबसे प्रमुख भाग बीजांड यानी कि ओव्यूल्स होता है। बीजांड को गुरु बीजाणुधानी कहते हैं, यह अंडाशय का सबसे प्रमुख भाग है। इसमें भी चित्रात्मक रूप से डायग्रामेटिक क्वेश्चंस बनते हैं, डायग्राम से पूछते हैं, जैसे इस डायग्राम की स्टडी करते हैं। अंडाशय का प्रमुख जो भाग है, सबसे प्रमुख भाग बीच का जो भाग होता है, इसका खाद्य ऊतक युक्त भाग और मृदुतक कोशिकाओं का बना भाग, ये न्यूसेलस यानी कि बीजांडकाय कहलाता है। इसके अंदर भ्रूणकोश यानी कि एम्ब्रियोसेक होता है। अंडाशय के ऊपर एक या दो आवरण होते हैं, इसको आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट्स कहते हैं। ऊपरी ढका हुआ भाग चैलाजा यानी भाग होता है। खुला हुआ शीर्ष भाग माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार होता है। बीजांड से एक संरचना निकलती है, इसको फनिकल यानी कि बीजांड व्रंत कहते हैं, जो प्लेसेंटा से जुड़कर पोषण प्राप्त करती है। जिस जगह से फनिकल जुड़ता है उसे हाइलम कहते हैं। बीच में एक उभार पार्श्व में पाया जाता है, इसको रेफी कहते हैं। अब कुछ पॉइंट्स, बीजांड का स्टॉक लाइक यानी व्रंतनुमा भाग जो अपरा से जुड़ा होता है, इसे फनिकल कहते हैं, बीजांड व्रंत। पॉइंट नंबर 2, बीजांड एक पैरेनकाइमेटस कशन से फनिकल द्वारा जुड़ा होता है, इसे प्लेसेंटा कहते हैं। पॉइंट नंबर 3, बीजांड में फनिकल जिस पॉइंट से या रीजन से जुड़ा होता है उसे हाइलम कहते हैं। हाइलम बीजांड और फनिकल का एक जंक्शन होता है। बीजांड के बाहर एक या दो आवरण इंटेग्यूमेंट्स होते हैं। बीजांड का शीर्ष और ओपन भाग माइक्रोपाइल होता है। बीजांड का वेसल और कवर्ड पार्ट चैलाजा यानी भाग होता है। बीजांड का मृदुतक कोशिकाओं से बना शरीर जिसमें अधिक फूड होता है, इसे न्यूसेलस कहते हैं। बीजांड कई प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स। नंबर 1, ऑर्थोट्रोपस बीजांड, इसको बोलते हैं ऋजु बीजांड यानी कि सीधा बीजांड। फनिकल, हाइलम, एम्ब्रियोसेक, चैलाजा और माइक्रोपाइल जब एक सीधी उदर्ग रेखा में स्थित होते हैं तो इसको ऑर्थोट्रोपस बीजांड कहते हैं। यह सबसे सरल प्रकार का बीजांड है। 1993 में क्वेश्चन पूछा गया था। यह जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है, पान में होता है और पॉलीगोनम में होता है। नंबर 2, ये सबसे इंपॉर्टेंट, एनाट्रोपस यानी कि प्रतीप बीजांड। जो बीजांड का चित्र मैंने आपको बताया है, ये एक प्रतीप बीजांड है। इसको आपने प्रतीप बीजांड क्या होता है? प्रतीप बीजांड ये उल्टा बीजांड है। जब चैलाजा और माइक्रोपाइल एक सीधी रेखा में स्थित होते हैं और माइक्रोपाइल और हाइलम पास पास स्थित होते हैं और बीजांड का शरीर बीजांड व्रंत पर 180 डिग्री के कोण पर घूमता है, तो इसको एनाट्रोपस कहते हैं। इस प्रकार के बीजांड में चैलाजा ऊपर की तरफ होता है और माइक्रोपाइल नीचे की तरफ होता है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल, सबसे सामान्य प्रकार का बीजांड है। 80% आवृत बीजियों में यही मिलता है। सोलेनेसी, मालवेसी, कंपोजिटी, कुकुरबिटेसी कुल के सदस्य। नंबर 3, एम्फीट्रोपस ओव्यूल, इसमें भ्रूणकोश मुड़कर घोड़े की नाल की आकृति का निर्माण करता है। पोपी यानी कि अफीम, मिराबिलिस, एलिस्मा, ब्यूटोमेसी। नंबर 4, सर्सिनोट्रोपस यानी कुंडलित बीजांड, इसमें बीजांड का शरीर बीजांड व्रंत पर 360 डिग्री के कोण पर घूम जाता है। कैक्टेसी फैमिली जैसे नागफनी। नंबर 5, कैम्पाइलोट्रोपस यानी कि वक्र बीजांड, इसमें भ्रूणकोश सीधा होता है और बीजांड का वक्र आवरण में होते हैं। लेग्यूमिनेसी, क्रूसीफेरी और कैपेरिडेसी फैमिली। नंबर 6, हेमी एनाट्रोपस यानी कि अर्ध प्रतीप, आधा प्रतीप हो गया। इसमें बीजांड का शरीर बीजांड व्रंत पर 90 डिग्री के कोण पर घूमकर क्षैतिज स्थिति में आता है। रेननकुलस और प्रीमूला। पॉइंट नंबर 9, इसे कहते हैं, यह है गुरु बीजाणु जनन, मेगास्पोरोजेनेसिस। एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। माइक्रोपाइल की तरफ के 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं। चैलाजा की तरफ का केवल एक शेष बचता है। अतः एक मेगास्पोर मदर सेल से एक मेगास्पोर बनता है। यही एक एक्टिव मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियोसेक का डेवलपमेंट करता है। यानी कि एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से एक एक्टिव सक्रिय गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। तो जैसे अगर 25 गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं तो उनसे 25 ही सक्रिय गुरु बीजाणु का निर्माण होगा। पॉइंट नंबर 10, एम्ब्रियोसेक, भ्रूणकोश। भ्रूणकोश, ये आपके सामने एक परिपक्व भ्रूणकोश बनाया हुआ है। इसमें 3+2+3 अरेंजमेंट पाया जाता है। 3 कोशिकाएं चैलाजा की तरफ होती हैं, इसे एंटीपोडल सेल यानी कि प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं। 3 कोशिकाएं माइक्रोपाइल की तरफ होती हैं,
एक नाशपाती के आकार की बड़ी कोशिका, इसे एग सेल कहते हैं। दो सहायक कोशिका, इसे सिनर्जिड्स कहते हैं। एग सेल और सहायक कोशिकाओं को एग apparatus यानी कि अंड उपकरण कहते हैं, और बीच में दो हैप्लोइड पोलर न्यूक्लियाई पाया जाता है। सिनर्जिड्स में उंगलीनुमा उवर्त पाए जाते हैं। सिनर्जिड्स के कोशिका द्रव्य में इसे फिलीफॉर्म apparatus कहते हैं। फिलीफॉर्म apparatus पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। फिलीफॉर्म apparatus का मुख्य कार्य पराग नलिका के सिनर्जिड्स में प्रवेश को गाइड करना है, इसको निर्देशित करना है। नीट 2014 का क्वेश्चन है। फिलीफॉर्म apparatus का होना सिनर्जिड्स का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है। परिपक्व भ्रूणकोश में 7 कोशिका और 8 केंद्रक होते हैं, इसे पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश कहते हैं। पॉइंट नंबर 11, पॉलिनेशन, परागण। पॉलिनेशन कई टाइप के होते हैं। नंबर 1, ऑटोगैमी। एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, इस क्रिया को ऑटोगैमी कहते हैं, सेम फ्लावर। नंबर 2, जाइटोनोगैमी। एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, इसे जाइटोनोगैमी कहते हैं, सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर। नंबर 3, जीनोगैमी और एलोगैमी। एक पुष्प के परागकण का उसी जाति के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाना, डिफरेंट फ्लावर, डिफरेंट प्लांट और सेम स्पीसीज। एक क्लाइस्टोगैमी। क्लाइस्टोगैमी एक एडेप्टेशन है। क्लाइस्टोगैमी एक स्वपरागण होने का एडेप्टेशन है। इसमें पुष्प कभी नहीं खुलते। कॉमेलिना और वायोला, मोस्ट इंपोर्टेंट कॉमेलिना। कॉमेलिना में क्लाइस्टोगैमी और चेस्मोगैमी दोनों प्रकार के फ्लावर पाए जाते हैं। जूफिली, पॉलिनेशन बाय एनिमल्स। ऑर्निथोफिली, पॉलिनेशन बाय बर्ड्स, एग्जाम्पल कैलिस्टेमॉन। एंटमोफिली, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, एग्जाम्पल लेमन। कीरोटेरोफिली, पॉलिनेशन बाय टेरोपस यानी चमगादड़ से होने वाला परागण, एडेंसोनिया। मेलेकोफिली, पॉलिनेशन बाय स्नेल्स, क्राइसेंथीमम। ओफियोफिली, पॉलिनेशन बाय स्नेक, एग्जाम्पल चंदन। नेक्स्ट पॉइंट, द्विलिंगाश्रयी यानी कि मोनोइशियस प्लांट, ये ऑटोगैमी को रोकते हैं लेकिन जाइटोनोगैमी को नहीं रोकते। नीट 2017 का क्वेश्चन है। एक लिंगाश्रयी प्लांट, डाइसियस प्लांट, ये ऑटोगैमी और जाइटोनोगैमी दोनों को रोकते हैं। बिना परागण किए कीट अगर पराग और नेक्टर का यूज करते हैं तो इन्हें पॉलन रोबर कहते हैं। परागकण अधिक संख्या में होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, हल्के और शुष्क होने चाहिए, वर्तिकाग्र रोमिल होनी चाहिए, चिपचिपी होनी चाहिए, अंडाशय में केवल एक बीजांड होना चाहिए और पुष्पक्रम में बंद हो, तो ये वायु परागण का अनुकूलन है। जलकुंभी और जल लिली, वाटर लिली, ये दोनों जलीय पौधे हैं लेकिन इनमें वायु और कीट परागण पाया जाता है। नीट 2016 का क्वेश्चन है। पुष्पकलिका का खिलना एंथेसिस कहलाता है। जीनिया, इफेक्ट ऑफ पॉलन ऑन एंडोस्पर्म को जीनिया कहते हैं, एग्जाम्पल मेज। परागण की उत्तोलक क्रियाविधि लीवर मैकेनिज्म और टर्न पाइप मैकेनिज्म पाई जाती है साल्विया में। साल्विया को सेज प्लांट भी कहते हैं। पॉइंट नंबर 12, निषेचन, फर्टिलाइजेशन। अधिकांश एंजियोस्पर्म में परागकणों से एक परागनली निकलती है, इसे मोनोसाइफोनस कहते हैं। मालवेसी और कुकुरबिटेसी कुल में परागकणों से एक से अधिक परागनली निकलती है, इसे पॉलीसाइफोनस कहते हैं। पराग नलिका की वृद्धि के लिए बोरोन और कैल्शियम तत्व आवश्यक हैं। अंडाशय में पराग नलिका को ऑब्ट्यूरेटर बीजांड द्वार की ओर निर्देशित करते हैं। बीजांड में पराग नलिका का प्रवेश अधिकांश एंजियोस्पर्म में माइक्रोपाइल की तरफ से होता है, इसे पोरोगैमी कहते हैं। पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश अधिकांशतः एग सेल और सिनर्जिड्स के बीच में से होता है। यह नीट 2004 का क्वेश्चन है। द्विनिषेचन और त्रिकसल्यन, डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन का होना आवृत बीजों का विशिष्ट लक्षण होता है, एक यूनिक कैरेक्टर होता है। क्या होता है द्विनिषेचन? एक नर युग्मक और एक अंड कोशिका मिलते हैं और द्विगुणित युग्मनज बनाते हैं, इसे ट्रू फर्टिलाइजेशन या फर्स्ट फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और सेकंड नर युग्मक द्विगुणित द्वितीय केंद्रक से मिलता है और 3NPEN ट्रिप्लोइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाते हैं, जो इस क्रिया को फाल्स फर्टिलाइजेशन यानी कि सेकंड निषेचन कहते हैं। एंजियोस्पर्म में एक ही समय में 2 बार निषेचन होता है, इसलिए इसे द्विनिषेचन कहते हैं। टोटल द्विनिषेचन की क्रिया करने में 5 केंद्रक भाग लेते हैं और 3 गैमेट्स भाग लेते हैं। 3 अगुणित केंद्रक आपस में फ्यूज्ड होते हैं, इसे त्रिकसल्यन कहते हैं। पॉइंट नंबर 13, भ्रूणपोष, एंडोस्पर्म। 3NPEN से बनी संरचना भ्रूणपोष होती है, एंडोस्पर्म होती है। एंजियोस्पर्म में भ्रूणपोष ट्रिप्लोइड यानी कि त्रिगुणित होता है। जिम्नोस्पर्म में भ्रूणपोष हैप्लोइड होता है। भ्रूणपोष एक पोषक ऊतक है, इसका निर्माण द्विगुणित केंद्रक और सेकंड नर युग्मक से होता है, यह भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। एंडोस्पर्म का एक पार्ट है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म यानी कि केंद्र की भ्रूणपोष। केंद्र की भ्रूणपोष आवृत बीजियों में सबसे सामान्य प्रकार का भ्रूणपोष है। नारियल का पानी केंद्र की भ्रूणपोष का श्रेष्ठ उदाहरण है। कैप्सुला में भी केंद्र की भ्रूणपोष होता है। नारियल में खाने योग्य भाग केंद्र की भ्रूणपोष होता है। ओइनिथेरा में द्विगुणित भ्रूणपोष पाया जाता है।
मोज़ेक एंडोस्पर्म मक्का और टमाटर में होते हैं। मोज़ेक का मतलब इसमें अलग अलग रंगों के धब्बे दिखाई देते हैं। रूमिनेट एंडोस्पर्म, उबड़ खाबड़ सतह वाले एंडोस्पर्म को रूमिनेट कहते हैं। सुपारी, डेट पाम यानी कि खजूर, एरिकेसी फिल्मेली के एरिकेसी कुल के सदस्य हैं, इनमें पाया जाता है। डाइकोट एम्ब्रियो, पॉइंट नंबर 14, ये आपके सामने द्विगुणित द्विबीजपत्री भ्रूण का, परिपक्व द्विबीजपत्री भ्रूण का चित्र है। द्विबीजपत्री भ्रूण पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं नाम से। ये भाग चूष्कांग होता है जो भ्रूणपोष से पोषण प्राप्त करता है। सस्पेंसर यानी कि निलंबक, 6 से 10 कोशिका की तंतु समान संरचना होती है। ये रेडिकल होता है, रेडिकल जो मूल का निर्माण करता है। ये 2 कोटिलिडन यानी कि बीजपत्र होते हैं। ऊपरी वाला बीजपत्र एपिकोटाइल और नीचे वाला बीजपत्र हाइपोकोटाइल कहलाता है। ये बीच वाला सेंटर पार्ट प्ल्यूमिल होता है, इससे तने का विकास होता है। भ्रूण की अक्ष को टिगेलम कहते हैं। एंजियोस्पर्म में सबसे सामान्य प्रकार का परिवर्धन ओनाग्रेड प्रकार का होता है और निलंबक की भ्रूण की ओर स्थित कोशिका को हाइपोफाइसिस यानी कि अधः स्फीतिका कहते हैं, जो भ्रूण के साथ मिलकर रेडिकल यानी मूलांकुर शीर्ष पर रूट कैप का निर्माण करती है। ये नेट में पूछा हुआ प्रश्न है। बीज के अंकुरण के समय भ्रूण का रेडिकल पार्ट सबसे पहले आता है। पॉइंट नंबर 15, ट्रू फ्रूट यानी कि फॉल्स फ्रूट। फ्रूट डेवलप बाय फर्टिलाइज्ड ओवरी, इट इज कॉल्ड ट्रू फ्रूट। एनिशेक फलन यानी कि पार्थेनोकार्पी। फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, इट इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पी। इस प्रकार बने फ्रूट में बीज नहीं होते। ग्रेप्स, बनाना, शुगर कैन। फॉल्स फ्रूट, आवासी फल। अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भागों से अगर फल बन जाता है तो उसको फॉल्स फ्रूट कहते हैं। एप्पल, पियर, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू नट। फल बनाने में थैलेमस का भी योगदान होता है। मोनोकोट एम्ब्रियो, एक बीजपत्री भ्रूण। घास, गेहूं, मक्का, ये सब एक बीजपत्री भ्रूण, इन सब में ये सब एक बीजपत्री हैं। एक बीजपत्री भ्रूण की कई संरचनाएं होती है, जैसे सबसे प्रमुख संरचना स्कूटेलम। एक बीजपत्री के बीजपत्र को प्रशल कहते हैं, ये नीट का क्वेश्चन है। सबसे ऊपरी भाग कोलियोप्टाइल, प्रांकुरचोल। यह है एपीब्लास्ट यानी अधिकोरक। यह है रेडिकल, मूलांकुर जो मूल बनाएगा। ये रूट कैप, ये कोलियोराइजा, मूलांकुर चोल। ये एलिस ऑफ एन एम्ब्रियो ऑफ ग्रास, ये घास की भ्रूण के अनुधेरे काट का चित्र है। पॉइंट नंबर 17, सीड यानी कि बीज। बीजांड से बनी संरचना सीड कहलाती है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, निषेचन के बाद क्या क्या चेंज होते हैं? अंडा से फल का निर्माण करता है, बीजांड से बीज बनता है, ओवरी वॉल पेरिकार्प का निर्माण करती है, अध्यावरण सीड कोट बनाता है, बाहरी अध्यावरण बाहरी सीड कोट यानी कि टेस्टा बनाता है, भीतरी अध्यावरण भीतरी सीड कोट यानी कि टैगमेन बनाता है, अंड कोशिका भ्रूण बनाती है, द्वितीयक केंद्रक एंडोस्पर्म बनाता है और न्यूसेलस बीजांड का है, सहायक कोशिका एंटीबोडल सेल रिड्यूस्ड हो जाते हैं। टाइप्स ऑफ सीड, 2 प्रकार के सीड होते हैं। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, यह ऐसा सीड होता है जिसके अंदर एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है। चना, सेम, मटर, खीरा, इमली, ग्राउंडनट, पोथोस यानी कि मनी प्लांट, वेलिस्नेरिया, कैप्सुला। एल्ब्यूमिनस सीड, ये इनमें परिपक्व अवस्था में बीज में थोड़ा एंडोस्पर्म शेष रह जाता है। वीट, कोकोनट, राइस, मेज, पपीता, कपास, सनफ्लावर, कैस्टर, ज्वार। पॉइंट नंबर 19, डोरमेंसी। डोरमेंसी प्रसुप्ति। इनएक्टिव स्टेज, इनएक्टिव स्टेज किसी उपापचय क्रियाएं धीमी पड़ जाती है, इसको डोरमेंसी कहते हैं। जैसे सीड डोरमेंसी, ट्यूबर डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी का टाइम सब में अलग अलग होता है। जैसे ल्यूपिनस आर्क्टिकस 10,000 सालों की डोरमेंसी होती है। फोएनिक्स डेक्टिफ्लेरा 2000 साल की डोरमेंसी होती है। पॉइंट नंबर 20, असंजनन एपोमिक्सिस। बिना निषेचन के बीज का निर्माण असंजनन कहलाता है। इसकी खोज ल्यूबेनहॉक ने करी थी 1719 में नींबू में। मियोसिस और सिंगेमी इसमें एब्सेंट होते हैं। 2007 का क्वेश्चन है। पॉइंट नंबर 21, पॉली एम्ब्रियोनी, बहुभ्रूणता। मोर देन 1 एम्ब्रियो इन 1 सीड, सामान्यतः एक सीड में एक ही एम्ब्रियो होता है। खोज करी ल्यूबेनहॉक ने लेमन में। बीजांड का है बहुभ्रूणता, न्यूसेलस पॉली एम्ब्रियोनी, ये नींबू और नागफनी में पाई जाती है। नींबू में 40 भ्रूण पाए जाते हैं। पॉइंट नंबर 22, पेरिस्पर्म यानी कि परिभ्रूणपोष। कुछ बीजों में न्यूसेलस शेष रह जाता है, इसको परिभ्रूणपोष पेरिस्पर्म कहते हैं। काली मिर्च और चुकंदर। पॉइंट नंबर 23, विपुंसन यानी इमैस्कुलेशन। द्विलिंगी पुष्पों में पुंकेसर को रिमूव करना इमैस्कुलेशन कहलाता है, उनके परिपक्व होने से पहले। ये स्वपरागण को रोकने के लिए करते हैं। ये कृत्रिम संकरण आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का एक टाइप है। एकलिंगी पौधों में इमैस्कुलेशन की जरूरत नहीं होती। पॉइंट नंबर 24, सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी, स्व अनिश्चितता। डिवाइस टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग, स्व प्रजनन को रोकने की एक विधि है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन को निश्चित करता है। प्रोवाइड ए बायोकेमिकल ब्लॉक टू सेल्फ फर्टिलाइजेशन, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन के फलस्वरूप संपन्न
होता है। ये इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिक क्वेश्चंस हैं, सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। पॉइंट क्वेश्चन नंबर 1, 100 एक्टिव मेगास्पोर बनाने के लिए कितना मियोसिस चाहिए? एक मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस से एक एक्टिव मेगास्पोर बनता है, तो 100 मेगास्पोर मदर सेल में 100 मियोसिस होंगे, यानी कि इससे 100 एक्टिव मेगास्पोर बनेंगे, यानी कि 100 एक्टिव मेगास्पोर बनाने के लिए 100 मियोसिस की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 2, वीट के 100 जाइगोट यानी कि 100 दाने बनाने के लिए कितने मियोटिक डिवीजन चाहिए? 100 जाइगोट बनाने के लिए 100 भ्रूणकोष चाहिए, एम्ब्रियोसेक चाहिए, इसके लिए 100 मियोसिस होंगे, और इसके लिए 100 पॉलन ग्रेन चाहिए, 100 परागकण बनाने के लिए 25 मियोसिस चाहिए। तो टोटल 100 दाने बनाने के लिए 100 प्लस 25, 100 प्लस 25 बराबर 125 अर्धसूत्री विभाजन चाहिए। पॉइंट नंबर 3, 25 पीएमसी से कितने परागकण बनेंगे? पीएमसी मतलब पॉलन मदर सेल, पराग मात्र कोशिका। पॉलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल, लघु बीजाणु मात्र कोशिका एक ही है। एक पॉलन मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन से 4 परागकण बनते हैं, तो 25 पॉलन मदर सेल से 25 × 4 बराबर 100 परागकण बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, यदि पीएमसी पॉलन मदर सेल में 42 गुणसूत्र हैं, तो परागकण में कितने गुणसूत्र होंगे? पीएमसी 2n सेल होती है जिसमें 42 गुणसूत्र होते हैं, पॉलन ग्रेन n सेल होती है, तो इसका मतलब इसमें 21 गुणसूत्र होंगे, क्योंकि गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यदि गेहूं में 6n = 42 है, तो हैप्लॉइड में संख्या 21 होगी। मोनोसोमी 2n-1 होता है, इसलिए 41 होगी। नलीसोमी 2n-2 होता है, इसलिए 40 होगी। ट्राइसोमी 2n+1 होता है, इसलिए 43 होगी। क्वेश्चन नंबर 6, यदि कैप्सुला की पत्तियों में 46 गुणसूत्र हैं, तो भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होंगे? लीफ डिप्लॉइड सेल होती है, तो इसमें 46 गुणसूत्र होते हैं, और भ्रूणपोष ट्रिप्लॉइड सेल होती है, तो इसका हाफ करेंगे तो 23 हो गया, तो 23×3 = 69 गुणसूत्र इसमें होंगे। क्वेश्चन नंबर 7, कैप्सुला में 40 बीज बनाने के लिए कितने मियोसिस चाहिए? 40 भ्रूणकोष बनाने के लिए 40 अर्धसूत्री विभाजन चाहिए, और 40 पॉलन ग्रेन करने के लिए 10 अर्धसूत्री विभाजन चाहिए। तो टोटल अगर करें तो 40 + 10 बराबर 50 अर्धसूत्री विभाजन चाहिए 40 बीज बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, यदि एंजियोस्पर्म में अगुणित गुणसूत्रों की संख्या 12 है, तो परागकण में, बीजांडकाय में, अध्यावरण में, भ्रूण में, भ्रूणपोष में और सहायक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? अगुणित गुणसूत्र यानी कि n बराबर 12, परागकण n होते हैं इसलिए 12, बीजांडकाय डिप्लॉइड है तो इसलिए 24, अध्यावरण भी डिप्लॉइड है इसलिए 24, भ्रूण भी डिप्लॉइड है इसलिए 24, सहायक कोशिका अगुणित है इसलिए 12, भ्रूणपोष त्रिगुणित है इसलिए 36। क्वेश्चन नंबर 9, क्रोटोलेरिया प्लांट के एक सदस्य का मतलब एक पौधे में 10 फूल हैं, 10 पुष्प हैं, और सभी पुष्पों के पुंकेसर की प्रत्येक लघु बीजाणुधानी यानी माइक्रोस्पोरेंजियम में 30 mmC यानी कि 30 माइक्रोस्पोर मदर सेल है, तो कितने परागकण बनेंगे? तो एक पुंकेसर में एक परागकोश होता है, एक परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानी होती है, तो एक लघु बीजाणुधानी में 30 mmC बनेंगी, यानी कि 30 × 4 बराबर 120 परागकण बनेंगे, और 4 लघु बीजाणुधानी में 120 × 4 बराबर 480 परागकण बनेंगे, और एक पुंकेसर में यानी कितने हो गए? तो एक पुंकेसर में 480 परागकण हो गए, और क्रोटोलेरिया के एक फूल में 10 पुंकेसर होंगे, तो यानी कि एक फूल में 10 पुंकेसर होंगे तो 4800 परागकण, तो टोटल 10 पुष्पों में मिलकर बनेंगे 48,000 परागकण। ये आपके महत्वपूर्ण बिंदु पूरे होते हैं। इसी के साथ इस चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसी से रिलेटेड कंप्लीट होते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। इसके अलावा और भी कोई डाउट हो तो वो आप पूछ सकते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो आपको पता ही है। फिर मिलते हैं नवीन ऊर्जा और ज्ञान के साथ।